दो तीन बातें दिल से कहनी है आपको। सुना होगा आपने बहुत सी कहानियां, बहुत से चैनलों पर डर का नाम लेकर किस्से सुनाए जाते हैं, लेकिन वो सब बस सुनने भर के होते हैं। असली दर्द, असली खौफ, आपकी रूह तक उतर जाने वाला डर सिर्फ भूत की कहानी 33 नूर आलम के साथ पर ही मिलता है। ये वो जगह है जहां कहानियां आपकी सांसें रोक देती है, दिल की धड़कनें तेज कर देती है और रात को नींद छीन लेती है। अगर आपको यहां मजा नहीं आया, डर महसूस नहीं हुआ, तो इस चैनल का नाम आप खुद बदल दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल वादा करता है कि ऐसी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। हर नए वीडियो के साथ एक नया जख्म, एक नया खौफ आपकी रूह को छू कर जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आएगा वह अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर दिल की धड़कनें तेज हुई, डर ने वाकई मजा दिया, तो लाइक दबाकर हमें बताइए, क्योंकि बुक की कहानी 33 नूर आलम के साथ पर डर कभी खत्म नहीं होता। अब तैयार हो जाइए और कहानी के अगले अंधेरे मोड़ की ओर। गांव के किनारे, जहां घने पीपल और बबूल के पेड़ अपनी जड़ों को जमीन में गहराई तक फैला चुके थे, वहां एक पुराना कब्रिस्तान था। इस कब्रिस्तान की मिट्टी हमेशा नमी से भरी रहती थी, मानो यहां दफन हर लाश अब भी सांस ले रही हो। गांव के लोग इसे कवि कब्रिस्तान कहते थे, क्योंकि वहां दफन था एक अजीब किस्म का कवि, जिसकी कविताएं मौत, अंधेरे और रूहों पर आधारित थी। वह कवि अपनी जिंदगी में गरीब था, भूखा रहता, फटे कपड़ों में घूमता, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती। वह दिन रात मौत पर कविता लिखता, कभी लोगों को पकड़कर सुनाता, कभी पेड़ों की छांव में खुद से बातें करता। गांव वाले उसे पागल समझते, बच्चे उसे चिढ़ाते, लेकिन उसकी कविताओं में एक डर था, एक सिहरन थी, जैसे हर शब्द सीधे दिल को चीर देता हो। कहा जाता है कि एक रात कवि अचानक चीखते चीखते भागा। उसके हाथ में फटी डायरी थी। वह बार बार चिल्ला रहा था, मौत आ गई है, मौत मुझे लेने आई है। लोग उसकी आवाज सुनकर डर गए, कोई भी बाहर नहीं निकला। सुबह जब सूरज उगा तो उसकी लाश कब्रिस्तान के बीचों बीच मिली, आंखें खुली हुई, होंठ फटे हुए और डायरी उसके सीने पर रखी हुई। गांव वालों ने जल्दी जल्दी मिट्टी डालकर उसकी कब्र बना दी, लेकिन तब किसी को नहीं पता था कि असली डर अब शुरू होगा। पहली ही रात कब्रिस्तान से आवाजें आईं। कोई धीमी धीमी कविता गा रहा था, कभी किसी की ठंडी सांस सुनाई देती और कभी एक अजीब सी खामोशी फैल जाती जो इंसान के सीने को जकड़ ले। 2-3 रातों में कई लोगों ने सुना कि कोई कब्र से फुसफुसा रहा है, मैं अभी मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, मेरी कविता अभी अधूरी है। और फिर उस आवाज के साथ मिट्टी हिलने लगती, लोग कांप उठते। किसी ने भी उस कब्र के पास जाने की हिम्मत नहीं की। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कवि ने अपनी मौत से पहले एक आखिरी कविता लिखी थी, जिसमें लिखा था, जो मेरी कब्र को छेड़ेगा वह कविता में बदल जाएगा, उसकी रूह मिट्टी में समा जाएगी और उसकी सांसें मेरी तुकमदी बन जाएंगी। समय बीता गया, लेकिन कब्रिस्तान का डर बढ़ता गया। रात को लोग दूर से लाल धुआं उठते देखते, कभी पेड़ों की शाखाओं से उल्टा लटका इंसान दिखाई देता, कभी मिट्टी से हड्डियों जैसी उंगलियां बाहर आती, और सबसे भयानक बात, हर आवाज कविता में होती। कोई साधारण चीख नहीं, बल्कि कविता में चीख, जैसे मौत का गीत। गांव में 3 लड़के थे, राजू, मोहन और सुरेश। वे बहादुर माने जाते थे। अक्सर गांव के लोग मजाक में कहते थे कि ये भूत प्रेत को भी पीट देंगे। एक रात तीनों ने ठान लिया कि वे इस डर का सच जानेंगे। वे लालटेन लेकर आधी रात को कब्रिस्तान पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा, पेड़ सरसराते और बीच में वही कवि की कब्र। जैसे ही वे पास पहुंचे, मिट्टी हिली और गहरी आवाज आई, 3 रूहें आई हैं, 3 मौतें तय हैं, अब कविता अधूरी नहीं रहेगी। तीनों दोस्त घबरा गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और लालटेन ऊंची करके देखा। अचानक मिट्टी फट गई और आधा धसा हुआ चेहरा बाहर आया, खोखली आंख, फटे होंठ और वही कवि। उसके मुंह से कविता फूट रही थी। रूहें जुटती हैं, सांसें टूटती है, मौत गीत है, जिंदगी झूठ है। राजू का हाथ कांप गया, लालटेन नीचे गिर गई और बुझ गई। अब अंधेरा ही अंधेरा, सिर्फ कविता की गूंज। मोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन कब्र से निकला हड्डियों जैसा हाथ उसके पैरों से लिपट गया। उसने चीखते हुए सुरेश को पकड़ने की कोशिश की। सुरेश ने पूरा जोर लगाकर मोहन को खींचा और किसी तरह तीनों कब्रिस्तान से बाहर भागे। लेकिन जब गांव पहुंचे तो सबने देखा कि मोहन की आंखें लाल थी, उसके होंठ फटे हुए थे,
और वह धीमी आवाज में वही कविता दोहरा रहा था। मौत गीत है, जिंदगी झूठ है। गांव वालों ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन अगले ही दिन वह पागल हो गया। अकेले में कविताएं लिखता, रात को चीखता और कभी कभी तो कब्रिस्तान की तरफ भागता। लोग समझ गए कि कवि की आत्मा अब मोहन को पकड़ चुकी है। इसके बाद गांव में और हादसे होने लगे। रात को जो भी वहां से गुजरा उसे अजीब साए दिखे। औरतें कहती कि पेड़ों पर उल्टे लटके इंसान झूलते हैं। बच्चे कहते कि कब्र से कोई उन्हें बुलाता है और बुजुर्ग कहते कवि की आत्मा अधूरी है। जब तक कोई उसकी कविता पूरी नहीं करेगा वह रूहें पकड़ता रहेगा। धीरे धीरे गांव सुनसान होने लगा। लोग अपने घर छोड़कर दूसरे गांवों में बसने लगे, लेकिन वह कब्रिस्तान वहीं रहा और उसकी खामोशी हर रात कविता में बदल जाती। आज भी कहते हैं अगर कोई आधी रात को कवि की कब्र पर बैठ जाए तो पहले धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, फिर कानों में आवाज भर जाती है, लिख लिख मौत की कविता, लिख वरना तू मिट्टी में मिल जाएगा। और फिर मिट्टी से हाथ निकलकर उसे खींच लेते हैं और जब लोग सुबह ढूंढने आते हैं तो सिर्फ मिट्टी पर ताजी कविताएं लिखी मिलती है, खून से लथपथ।